तो बच्चों आज हम देख रहे हैं हमारी 11वीं कक्षा का आखिरी अध्याय, यानी कि आज हमने 11th के पूरे कोर्स को कंप्लीट कर लिया है। आपने बहुत ही साझेदारी निभाई है मेरे साथ उस पूरी 11वीं कक्षा को करने में। मुझे बहुत अच्छा लगा आप सभी को पढ़ा करके, और आप लोगों का जो फीडबैक मेरे लिए आया है, आपने बहुत ही हम कह सकते हैं बहुत ही प्यार से मुझे पढ़ाने के लिए और प्रेरित किया है कि हाँ मैम हम ये पढ़ेंगे आपसे, हम वो पढ़ेंगे। सो बहुत थैंक यू आप सभी को। तो आज हम देख रहे हैं हमारी 11वीं कक्षा का आखिरी अध्याय 22वां, जिसका पार्ट 1 हम स्टार्ट करने वाले हैं। देखो बच्चों, ये जो चैप्टर है वो क्या है, स्टार्टिंग से जो हमने पढ़ा हुआ है ना, जब अपन ह्यूमंस के सारे सिस्टम देख रहे थे अंदर की बॉडी के, तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम देख लिया, सर्कुलेटरी सिस्टम देख लिया हमने, है ना। अब मैं इंग्लिश में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप लोग अब इस चीज़ से रूबरू हो चुके हैं। 11वीं जो क्लास है उसके जो बहुत सारे अध्याय हमने पढ़े हैं, हमने बहुत सारे टर्म्स सीख लिए हैं साइंस के। आशा तो मैं यही करती हूँ कि आपने बहुत कुछ सीखा है मुझसे। तो हमने क्या करना है, बहुत सारे सिस्टम हम पढ़ चुके हैं। अब हमने देखना है कि हमारी जो बॉडी है उसमें कौन कौन से ग्लैंड्स होते हैं, किस टाइप के ग्लैंड्स होते हैं, और किस तरीके के वो हार्मोन सिक्रीट करते हैं, और किस तरीके से हमारी बॉडी में कोऑर्डिनेशन आता है, समन्वय आता है, कैसे हमारी बॉडी में एक साम्यावस्था आती है। ये चीज़ें हमें इस चैप्टर में समझनी है। मतलब ये सार है एक तरीके से ये एक सार है कि कौन सा हार्मोन कौन से हमारे अंग को, हमारी क्रियाविधि को कोऑर्डिनेट करता है। इससे पहले आपने जब 21वां चैप्टर पढ़ा होगा तो हमने उसमें देखा था न्यूरल कोऑर्डिनेशन, यानी कि न्यूरॉन के द्वारा या न्यूरॉन तंत्र के द्वारा या हमारा जो न्यूरल सिस्टम था उसके द्वारा हमने पूरी बॉडी का समन्वय देखा था। और तुम्हें मैंने एक बात भी बताई थी कि हमारी बॉडी का जो कोऑर्डिनेशन होता है वो बेसिकली 2 चीज़ों से होता है, हाँ या ना। तो एक बार स्टार्ट कर लेते हैं चैप्टर, फिर इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो टॉपिक हमारा फर्स्ट है, इसमें हम लिखेंगे अंतःस्रावी ग्रंथि और हार्मोन। फाइन। अब देखो, तंत्रिका तंत्र के विभिन्न अंगों के बीच एक बिंदु द्रुत समन्वय का कार्य करता है। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं हमारे 21 चैप्टर में। तंत्रिकीय समन्वय काफी तेज लेकिन अल्प अवधि का होता है। कैसे? देखो, याद आ रही है वो चीज हमने जब छिपकली की बात करी थी, है ना। जैसे ही छिपकली गिरी थी और मैंने फटाफट से हाथ उठा लिया था, हाँ या ना, है ना। यानी कि तीव्र गति से हुआ, काफी तेज। जैसे ही छिपकली गिरी और मैंने फटाफट से हटाया, जैसे ही तुम्हें कोई करंट लगा और तुमने फटाफट से हाथ हटाया, तो यानी कि कैसा है ये जो आवेग है, ये जो रिस्पॉन्स है वो कैसा है, बहुत ही ज्यादा तेज है। बट यदि हम बोलें लेकिन अल्प अवधि का है, छिपकली हटने के बाद क्या मैं सारा दिन ऐसे ही रोती रहूंगी, हाय मेरे पे छिपकली गिर गई, हाय मेरे पे छिपकली गिर गई? ऐसा पॉसिबल नहीं है। छिपकली गिरी, मैंने रिस्पॉन्स दिया, बॉडी ने एक्ट किया, बात खत्म। यानी कि ये काफी तेज हुआ, स्पीडी है, बट बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए है, अल्प अवधि के लिए होता है। तंत्रिका तंतुओं द्वारा शरीर के सभी कोशिकाओं का तंत्रिकायन नहीं होने के कारण, ठीक है, कोशिकीय क्रियाओं के लिए, देखो हमारी बॉडी में क्या होता है कि जैसे कि कोई भी चीज का रिस्पॉन्स दिया तो अल्प अवधि तक गया, तेज आया, लेकिन शॉर्ट पीरियड के लिए आया ना। हमारी बॉडी में तो बहुत सारी चीजें होती हैं, है ना, बहुत सारी चीजें होती है। जैसे कि मैं बात करूं कि मान लो मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ, मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ, और मेरी बॉडी में रेस्पिरेटरी सिस्टम भी चल रहा है, मेरी बॉडी में एक्सक्रीटरी सिस्टम भी चल रहा है, मेरी बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम भी चल रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, एक्सरसाइज में मुझे बहुत सारी एनर्जी चाहिए, मैं पुलअप कर रही हूँ, मैं पुशअप कर रही हूँ, मैं स्ट्रेचिंग कर रही हूँ, तो इन चीज़ों को करने के लिए मुझे बहुत सारी एनर्जी चाहिए एट दैट टाइम। बट यदि मेरी बॉडी एनर्जी खाने को पचाने में लगा दे, या खाने को जो हमारा अवशिष्ट पदार्थ है उसको बाहर निकालने में लगा दे, तो मैं एक्सरसाइज जब करूँगी तो मुझे वहाँ एनर्जी कौन देगा, हाँ या ना। तो इतने सारे फंक्शन को चलाने के लिए जो तंत्रिका तंतु है वो हर तरीके से तो काम नहीं कर सकता, उसको साथ में साथ कोई और भी चाहिए। कोई और कौन है, एंडोक्राइन सिस्टम है। आ गई बात समझ में। तो बॉडी को समन्वय स्थापित करने के लिए न्यूरॉन्स तो होते ही हैं, हमारा न्यूरल सिस्टम तो है ही, लेकिन एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो बहुत लंबे समय तक
धीरे काम करेगा लेकिन लंबे समय तक काम करेगा। न्यूरॉन सिस्टम वाला जो पार्ट है वो तेज गति से कार्य करेगा लेकिन शॉर्ट पीरियड में काम करेगा। यहाँ तक चीजें क्लियर आ गई। तो क्या बोला इन्होंने कि जो कोशिकीय क्रियाओं के लिए या निरंतर नियमन के लिए एक विशेष प्रकार के समन्वय की आवश्यकता होती है और ये समन्वय हार्मोन के द्वारा होता है और हार्मोन हमें कहाँ से मिलते हैं? एंडोक्राइन सिस्टम से मिलते हैं। तो यानी कोऑर्डिनेशन की दो बातें हो गई, एक हो गया हमारा न्यूरल सिस्टम जो हमने पढ़ लिया, न्यूरॉन सिस्टम पढ़ लिया। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में, हार्मोन्स के बारे में। तो समन्वय स्थापित करना है हमें, आगे देखते हैं। तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र मिलकर शरीर की क्रियात्मक कार्यों का समन्वय व नियंत्रण करते हैं। देखो बच्चों, एक चीज समझाती हूँ। न्यूरोट्रांसमीटर हम कब कहेंगे? मतलब न्यूरॉन्स में न्यूरोट्रांसमीटर हमने 21वें चैप्टर में देखा था, और कब उसको हम न्यूरोट्रांसमीटर नहीं कहेंगे, ये बात तुम्हें समझनी पड़ेगी। देखो बच्चों, ये डेंड्राइट्स हैं, ये हमारी न्यूक्लियर बॉडी है, हाँ नहीं साइटोन है, ये एक्सॉन है, यहाँ पर वेसाइकल होती हैं। फिर हम दूसरा वापस से बना रहे हैं, ये साइटोन बना दिया, ये एक्सॉन बना दिया, ये लो। जब आवेग, वापस रिपीट कर रही हूँ, जब आवेग एक न्यूरॉन से होता हुआ, यहाँ पर क्या होता है? जब आवेग अंदर की तरफ है, एक्सॉन में है, तो वो क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिकल आवेग, है ना, इलेक्ट्रिकल आवेग कहलाएगा। जैसे ही इन वेसाइकल से ये बाहर निकलेगा यहाँ पर, तो इस वाले आवेग को अपन क्या बोलते हैं? केमिकल आवेग, यानी कि रासायनिक आवेग। और ये रासायनिक आवेग किस वाले रूप में होते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में होते हैं। जब आवेग न्यूरॉन से न्यूरॉन में जाए, जब आवेग न्यूरॉन से न्यूरॉन में जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे? न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरोट्रांसमीटर। लेकिन जब आवेग न्यूरॉन से निकलकर रक्त के द्वारा किसी पर्टिकुलर अंग में जाए, रक्त से निकले, हमारी रक्त वाहिनियों में गए, रक्त वाहिनियों से सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा किसी पर्टिकुलर अंग में गए या दूरस्थ अंगों में गए, तो यहाँ पर अपन जो आवेग है इसको कभी भी न्यूरोट्रांसमीटर नहीं कहेंगे। आ गई बात समझ में? इज दैट क्लियर? यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ गया। अब हम चलेंगे आगे, यहाँ तक एकदम डन है। अंतःस्रावी ग्रंथियां और हार्मोन देखेंगे अब अपन। अंतःस्रावी ग्रंथियों में नलिकाएं नहीं होती है। यदि अपन अंतःस्रावी, देखो दो तरह की ग्रंथियां हमारी बॉडी में होती है, एक होती है हमारी एंडोक्राइन और एक होती है एक्सोक्राइन। एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन, ठीक है। एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन में क्या डिफरेंस है? देखो एक्सो यानी कि बाहर, जो बहिस्रावी हो, एंडोक्राइन जो अंदर की तरफ स्त्रवण करे। नाम से थोड़ा काम पता लग रहा है, हाँ या ना? मैंने आपको यही बताया शुरू से कि बायोलॉजी की जितने भी टर्म्स है, ऑलमोस्ट जितने भी टर्म्स है वो कोरिलेट करते हैं अपने फंक्शन से या उसकी कार्य प्रणाली से, या जहाँ पर वो प्रेजेंट होते हैं उससे रिलेटेड। मतलब वो आपको खुद के नाम से ही खुद की पहचान बता देते हैं इनडायरेक्टली। सो हमने बोला कि जो अंतःस्रावी ग्रंथि है, आप देखेंगे इधर की तरफ, तो ग्रंथि जो है बेसिकली 2 टाइप्स की होती है। अंतःस्रावी यानी कि एंडोक्राइन ग्लैंड, और बहिस्रावी यानी कि एक्सोक्राइन ग्लैंड, ठीक है, एक्सोक्राइन ग्लैंड। अब देखो यहां पर हम बोल रहे हैं कि जो बहिस्रावी है उसमें क्या होती है? डक्ट होती हैं। डक्ट यानी कि नलिकाएं हम बोल सकते हैं, डक्ट यानी कि नलिकाएं यहां पर होती है। कैसे पता लगेगा? कैसे पता लगेगा कि डक्ट है? देखो इसके जो एग्जाम्पल तुम देख रहे हो, बहिस्रावी में लार, स्लाइवा कैसे निकलती है? छोटे छोटे छिद्रों से निकलती है हमारे माउथ में। एंजाइम भी हमारे कैसे निकलते हैं? नलिकाओं से निकलते हैं। म्यूकस, दूध
पसीना, हमारे यदि स्वेट ग्लैंड की बात करें तो यदि मैं बात करूं देखो इस तरीके से, ठीक है, ये हमारा स्टमक है। स्टमक में हमारे पास क्या है, एक्सोक्राइन है, ठीक है, एक्सोक्राइन है। यहां पर जो अंदर की लाइनिंग है वहां पर क्या होती है, इस तरह की डक्ट होती है। ये ऐसे लूप है, ऐसे इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से ना, इसको हम कहते हैं नलिका, इसको हम कहते हैं नलिका या फिर डक्ट। हमेशा जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं उनके पास कुछ डक्ट होते हैं, नलिकाएं होती हैं, जिनके द्वारा जो स्त्रवण होगा, यहां से जो स्त्रवण होगा वो बाहर की तरफ निकलेगा। क्या होगा, बाहर की तरफ वो निकलेगा। एम आई राइट, यहां से निकलेगा। तो जो भी है यहां पर बहिस्त्रावी या फिर एक्सोक्राइन ग्लैंड में क्या होगा, डक्ट होंगी, नलिकाएं होंगी जो कि स्त्रवण का कार्य करेंगी। ये क्या क्या हो सकती है, ये स्लाइवा हो सकती है, ये पसीना हो सकता है, ये मिल्क हो सकता है ना, ये एंजाइम हो सकता है। लेकिन हमें क्या बात करनी है, एंडोक्राइन की। हमें क्या बात करनी है, हमारी एंडोक्राइन या फिर अंतःस्त्रावी की हमें बात करनी है। तो तुम देखोगे कि अंतःस्त्रावी ग्रंथि जो है वो क्या होती है, हार्मोन होता है। ये डक्टलेस होती हैं, डक्टलेस यानी कि इनमें नलिकाएं जो है वो नहीं पाई जाती है, इनमें नलिकाएं नहीं पाई जाती है। यहां तक क्लियर। ये बेसिकली क्या करती हैं, देखो यहां पर हमारा कोई एक अंग तंत्र है, आपको पता है यहां से ये क्या आ रही है, हमारी ब्लड वेसल्स आ रही हैं, ब्लड वेसल्स आ रही हैं। यहां पर क्या होगा, हार्मोन रिलीज होगा। मान लो यहां पर कुछ कोशिकाएं पड़ी हुई है, यहां पर कुछ सेल्स पड़ी हुई हैं और इस वाले अंग को यहाँ पर इन कोशिकाओं में हमारा क्या रिलीज कराना है, हार्मोन रिलीज कराना है। क्या रिलीज कराना है, हार्मोन रिलीज कराना है। तो ये हार्मोन ब्लड से बाहर निकल के, और तुम्हें पता है यहाँ पर जो फ्लूइड भरा रहता है, ये अपन बात कर चुके हैं ऑलरेडी सर्कुलेटरी सिस्टम में, इसलिए इतना डीप नहीं जा रही हूँ। सर्कुलेटरी सिस्टम में अपन ने बहुत अच्छे से बात करी है। जो अंतःस्त्रावी द्रव्य हमारा होता है, ठीक है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो होता है हमारा, वो यहाँ पर भरा रहता है। यहाँ से तुम्हारे हार्मोन जाएंगे और इस सेल्स पे कार्य करने लग जाएंगे। जिस भी सेल्स को उस हार्मोन की जरूरत होगी वो सेल्स जो है हार्मोन के द्वारा क्या होगी, उत्तेजित हो जाएगी। यहाँ तक समझ में आ गया एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन क्या है। अब देखो, अतः वह नलिका विहीन ग्रंथियां कहलाती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर नलिकाएं नहीं होती हैं, तो ये डक्टलेस होती है। आ गई बात समझ में, अभी हमने बात करी। इनके स्त्राव हार्मोन कहलाते हैं। जो ये हमारी एंडोक्राइन है, वहां से जो भी सिक्रीशन होगा, जो भी स्त्राव होगा, वो कैसा होगा, हार्मोन के रूप में होगा। हार्मोन की परिभाषा के बारे में बात करेंगे। आपकी बुक में हार्मोन की 2 परिभाषा दी गई है एनसीईआरटी में। एक बार तो बोला गया है कि ये जो हार्मोन होते हैं वो कहाँ से निकलते हैं, बेसिकली एंडोक्राइन सिस्टम्स, एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलते हैं, अंतःस्त्रावी ग्रंथियों द्वारा स्त्रावित होते हैं, ब्लड के द्वारा जाते हैं। अभी हमने बात करी है, देख लो, ब्लड के द्वारा रिलीज होते हैं, सर्कुलेट होते हैं। एम आई राइट। ग्रंथियों द्वारा स्त्रावित रक्त में मुक्त किए जाने वाले रसायन है। ये क्या है, एक तरह के केमिकल है। तो मैं क्या क्या बोल रही हूँ, देखो हमने बोला ये हार्मोन है, एक बात ये बोली, हार्मोन कहाँ से निकल रहे हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड से। मैं हिंदी में नहीं लिख रही हूँ, इंग्लिश में लिख रही हूँ, क्योंकि हिंदी में अपने पास ऑलरेडी वर्ड है, ठीक है। हार्मोन जो है एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलने वाला एक सिक्रीशन है, स्त्रवण है, एक सिक्रीशन है। ये सिक्रीशन कैसे जाता है, ब्लड के द्वारा जाता है, ठीक है। रक्त में मुक्त किए जाने वाला क्या है, एक केमिकल है, एक केमिकल है जो दूरस्थ लक्ष्य अंग तक पहुंचाए जाते हैं। और मान लो यहां पर, ठीक है, यहां पर हमारा ये स्टमक है जो मैंगो शेप में लगता है, तो यहां पर ये जा रहा है, तो ये दूर वाले अंगों में, ठीक है, दूर वाले अंगों में ये ब्लड के द्वारा सर्कुलेट होता है। तो एक परिभाषा क्या हुई, वापस से आ जाओ,
हार्मोन जो है अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्त्रवित होकर के रक्त के द्वारा होता हुआ दूरस्थ अंग में पहुंचाने वाला रसायन है। पहली परिभाषा वापस बोल रही हूँ, क्या है हमारा हार्मोन? हार्मोन हमारा अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा निकलने वाला एक ऐसा स्रवण है जो रक्त से होता हुआ दूर वाले अंग तक जाता है, जाने वाला एक रसायन है। ये हो गई हमारी पहली परिभाषा। लेकिन कुछ मॉडिफिकेशन किए गए इस डेफिनेशन में। क्या मॉडिफिकेशन हुए, आ जाओ देखते हैं। परंतु इस परिभाषा को अब रूपांतरित किया गया है, यानी कि मॉडिफिकेशन इसमें किया गया है। हार्मोन क्या है? अब देखो हार्मोन क्या है। हार्मोन जो है सूक्ष्म मात्रा में, यानी कि हम कह सकते हैं कि बहुत ही लेस अमाउंट में ये होते हैं। ठीक है, अपोषक रसायन है। अपोषक है यानी कि मैं बोल सकती हूं नॉन न्यूट्रिएंट है ये। ठीक है, अपोषक का मतलब क्या होता है? नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल है ये। पहले हमने सिर्फ केमिकल बोला था, अब कैसा केमिकल बोला है? अपोषक। कैसा है? अपोषक रसायन है जो अंतरकोशिकीय संदेशवाहक, अंतरकोशिकीय यानी कि देखो ये जो टर्म्स हमने बोली थी ना, इंटरस्टिशियल फ्लूइड द्वारा, है ना, अंतरकोशिकीय द्रव के द्वारा ये कहाँ जाता है? पर्टिकुलर उस अंग में जाता है। अंतरकोशिकीय संदेशवाहक के रूप में कार्य करता है। तो नई डेफिनेशन क्या हुई कि हार्मोन क्या है? लिटिल अमाउंट में पाए जाने वाला एक नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल है। नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल है जो कि हमारे क्या होगा? जो अंतरकोशिकीय संदेशवाहक के रूप में कार्य करता है, जो अंदर जाएगा और एक मैसेज कन्वे करेगा कि तुम्हारी बॉडी में अभी एट ए टाइम ग्रोथ की रिक्वायरमेंट है, अभी तुम्हारी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन की आवश्यकता है, अभी तुम्हारी बॉडी में प्रोजेस्टेरोन की आवश्यकता है। तो हमें क्या कर रहा है? इंडिकेशन दे रहा है। फिर बोलेगा नहीं तुम्हारी अभी बॉडी में थायराइड की आवश्यकता नहीं है, तो तुम उस हार्मोन को क्या करोगे? अवरोध करोगे, इनहिबिटरी उसको बोलोगे, इनहिबिट करोगे, ब्लॉक करोगे। आ गई बात समझ में? डेफिनेशन इज क्लियर, इंपॉर्टेंट है इसलिए दोबारा रिपीट की है। इस नई परिभाषा के अंतर्गत सुनियोजित अंतःस्रावी ग्रंथियों से, वापस रिपीट कर रही हूं क्या बोला है, इस परिभाषा के अंतर्गत जो न्यू डेफिनेशन हमारी बुक ने बोली है उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ है? सुनियोजित यानी कि एक बैलेंस किया गया या एक मैनर वे में जो हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, जो हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, से स्रावित हार्मोन के अतिरिक्त कई नए अणु भी सम्मिलित हो जाते हैं। यानी कि हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हार्मोन की बात नहीं कर रहे हैं, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स की भी बात कर रहे हैं, कुछ ऐसे केमिकल्स की भी बात कर रहे हैं जो इन एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलते हैं और हमारी बॉडी के कोऑर्डिनेशन में हेल्प भी करते हैं। इज दैट क्लियर? इस लाइन का मीनिंग समझ में आ गया? अकशेरुकियों में कम हार्मोन के साथ, जो अकशेरुक होते हैं उनमें कम हार्मोन के साथ एक सरल अंतःस्रावी तंत्र होता है, एंडोक्राइन सिस्टम होता है, जबकि कशेरुकियों में कई रसायन हार्मोन की तरह कार्य करते हैं और समन्वय स्थापित करने में मदद करते हैं। यहां तक क्लियर? डन। आगे चलते हैं। अब मानव अंतःस्रावी तंत्र क्या है? हमारा जो ह्यूमन में एंडोक्राइन सिस्टम है एक्चुअल में वो कैसे काम करता है, कौन कौन से अंग तंत्र उसमें सम्मिलित किए गए हैं, कहाँ से कैसे कैसे हार्मोन निकलते हैं, उसके बारे में बात हम करने वाले। अंतःस्रावी ग्रंथियां और शरीर के विभिन्न भागों में स्थित हार्मोन, एंडोक्राइन ग्लैंड्स पहली बात, और इसके अलावा डिफरेंट अंग में से निकलने वाले हार्मोन स्रावित करने वाले कुछ टिश्यूज, कुछ सेल्स मिलकर के अंतःस्रावी तंत्र का निर्माण करते हैं। सो आपसे पूछा जाए कि अंतःस्रावी तंत्र किससे मिलकर के बना हुआ है, तो आप कहोगे
एंडोक्राइन ग्लैंड जो है उससे मिलकर के, हाँ या ना, एंडोक्राइन ग्लैंड है। फिर इसमें शरीर के विभिन्न भाग, तो मैं बोल सकती हूं अदर ऑर्गन, और इन ऑर्गन की सेल्स, कोशिकाएं, और इन ऑर्गन के टिश्यूज, ये सब मिलकर के किसका निर्माण कर रहे हैं? मानव अंतःस्रावी तंत्र का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम का कार्य कर रहे हैं कौन कौन? एक तो ग्लैंड्स, कुछ अन्य अंग जो हैं जिनकी कोशिकाएं या ऊतक मिलकर के भी वो एंडोक्राइन सिस्टम बना रहे हैं। यहां तक बात समझ में आ गई। पीयूष ग्रंथि, ठीक है, पीयूष ग्रंथि हम चैप्टर 21 में बहुत अच्छे से पढ़े हैं। पीनियल ग्लैंड कहाँ है? थायराइड, एड्रीनल, अग्नाशय, पैराथायराइड, थाइमस, जनन ग्रंथियां जो हमारे टेस्टिस होती हैं, ठीक है, ओवरी होती है, वहाँ से कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं, हमारे शरीर के सुनियोजित अंतःस्रावी अंग है। अभी डायग्राम आएगा जिसमें हम अच्छे से देखेंगे कि कहाँ कहाँ क्या क्या प्रेजेंट है। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य अंग भी होते हैं जैसे कि जठर आंत्रिय मार्ग, हमारा यकृत, लीवर में से भी हमारे सिक्रीशन होते हैं, किडनी में भी हेल्प होती है, हार्ट भी हमारी हेल्प करता है, किस में? इस एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर। आ गई बात समझ में? अब आगे देखते हैं। अब ये डायग्राम जो है तुम देखोगे, यहाँ पर तुम्हें पता लगेगा जो एंडोक्राइन सिस्टम है असल में वो कहाँ कहाँ से अपना हार्मोन रिलीज करता है। तो सबसे पहले तुम इसकी बात करो, ये क्या है? ब्रेन है। हमने ब्रेन की बात कर ली थी ऑलरेडी 21 चैप्टर में, 21 चैप्टर में बात करी थी। 21 चैप्टर में क्या हो रहा है कि आपको ध्यान हो तो हम यूं गए थे मेड्यूला, याद आ रहा है? पॉन्स है ना, मेड्यूला, पॉन्स, ये हमारा सेरेबेलम। फिर हम गए थे इधर थर्ड वेंट्रिकल में, याद आ रहा है? थर्ड वेंट्रिकल में तुम्हें याद हो तो यहां पर ये तो तुम्हारा था थैलेमस, थैलेमस। फिर यहां पर तुम्हारा था हाइपोथैलेमस, और इस हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे इस तरीके से ये थी हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्रंथि, और इस पिट्यूटरी ग्रंथि, हाइपोथैलेमस, और यहां पर तुम जब देख रहे थे वेंट्रिकल के जस्ट पीछे, तो यहां पर तुम्हें पता था तुम्हारी पीनियल काय, ठीक है, पीनियल ग्लैंड था। याद आ गई बात? ये हम ऑलरेडी बहुत अच्छे से चैप्टर 21 में पढ़ चुके हैं। तो हाइपोथैलेमस, ये देखो ये रहा, यहां पर हाइपोथैलेमस यहां पर प्रेजेंट होता है। ये तुम्हारी पिट्यूटरी ग्लैंड हो गई, ये तुम्हारी पिट्यूटरी ग्लैंड हो गई, और यहां पर इस तरफ होगी तुम्हारी पीनियल ग्लैंड, ठीक है। थर्ड वेंट्रिकल के पीछे की तरफ क्या होता है? पीनियल ग्लैंड होता है। यहां तक बात समझ में आ गई? इज दैट क्लियर? फिर हम चलेंगे आगे के अंगों में, क्या क्या होगा? पीनियल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, और जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है जिसको हम पीयूष ग्रंथि भी बोलते हैं, वो कहाँ और कैसे प्रेजेंट होती है। अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट पार्ट, यानी कि जो थायराइड है। हमने क्या बोला था? देखो, आप देखोगे यहाँ पर पीयूष ग्रंथि हमने देख ली, पीनियल ग्रंथि हमने देख ली, अब हम किसको देख रहे हैं? थायराइड का। तुम्हें पता है ये जो वाला पार्ट होता है हमारा, यहाँ पर अपनी क्या प्रेजेंट होती है? थायराइड। आपने देखा होगा थायराइड की अधिकता से क्या होता है? किसी को गलकंड रोग हो जाता है ना, ये चीज़ यहाँ मोटी सी हो जाती है, आयोडीन कहते हैं ना, आयोडीन कम मिला है, उनको गलकंड की शिकायत हो गई, जो थायराइड हार्मोन है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पा रहा, ये चीज़ हमने सुनी है, वो इसी चीज़ की वजह से होती है। तो थायराइड जो ग्लैंड है वो यहाँ पर अपने इस तरीके से यूं प्रेजेंट होती है, और यदि अपन ऐसे बात करें इस तरीके से ये दो लोब्स में बटी हुई होती है, और ये आगे का जो पार्ट है इस तरीके से ना, इस तरीके से ये जो है हमारी थायराइड ग्रंथि होती है, और ये हम इसको बोलते हैं थायराइड ग्लैंड। और जो इसके पीछे का भाग है देखो, पैराथायराइड, पैराथायराइड यानी कि
थायराइड के पीछे, प यानी पैरा, प यानी पीछे, थायराइड के पीछे वाला पार्ट जो होगा वो पैराथायराइड कहलाएगा। तो ये बात समझ में आ गई, वो कहाँ प्रेजेंट होगा। फिर आप बोल रहे हो अग्नाशय, ये हमारा अग्नाशय है, ये तो सभी को ही पता है कहाँ पर प्रेजेंट होता है, अधिवृक्क ग्रंथि। अधिवृक्क, देखो नाम में ही काम पता लग रहा है, अधिवृक्क यानी वृक्क के अधि यानी ऊपर, अधिक यानी क्या कहते हैं, देखो कम और अधिक का मतलब क्या होता है, जैसे एक है, सॉरी दो है, दो से अधिक तीन यानी एक बढ़ गया, और कम बोलेंगे तो एक बोल देंगे, है ना। तो अधिवृक्क यानी कि किडनी के ऊपर, तो तुम्हें पता है हमारी किडनी कुछ इस तरीके की होती है, ये तो हम अच्छे से देखें, इसके ऊपर भी एक पार्ट होता है और इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, अधिवृक्क ग्रंथि बोलते हैं। ये जो तुम्हें ये वाला पार्ट दिख रहा है, ये वाला पार्ट किडनी के ऊपर वाला भाग, ये लो, ठीक है, किडनी के ऊपर वाला जो ये पार्ट है इसको हम क्या बोल रहे हैं, अधिवृक्क बोल रहे हैं। आगे बात समझ में, यानी कि किडनी के जस्ट ऊपर जो प्रेजेंट होती है। फिर हम देख रहे हैं वृक्षण, यदि नर में हम बात करें तो ये वृक्षण होगा, और यदि हम फीमेल में बात करें तो अंडाशय होगा। यहाँ से हार्मोन निकलते हैं और ये क्या कार्य करता है, हमारे एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर आते हैं, जो डिफरेंट काइंड ऑफ केमिकल्स का सिक्रीशन करते हैं, या फिर हम कहें हार्मोन का सिक्रीशन करते हैं, और हमारी बॉडी में एक समन्वय स्थापित करते हैं। तो इस तरीके से जो भाग एक है हमारा वो फिनिश हो गया है। छोटी मोटी चीज़ें अभी हमने समझी है, अब धीरे धीरे हम एक एक हार्मोन के बारे में समझेंगे, एक एक हार्मोन का जो लोकेशन है वहाँ के बारे में समझेंगे, उसका फंक्शन समझेंगे। इज दैट क्लियर? तो जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट भाग के साथ, जब तक धन्यवाद।